आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? आपके पास 1 1 है। हम निपटा देंगे 30 मिनट्स के अंदर। तो चलो जल्दी से बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आज आप लोगों का आपके ही प्यारी सी सीरीज में, पावर हाउस सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स तो बढ़िया तरीके से खत्म कर लिए थे इन 30 मिनट्स। बोले सर लास्ट वाला तो 1 मिनट ऊपर गया था। अरे उतना तो चलता है ना। और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3, और इसको पूरे को पूरे हम निपटा देंगे 30 मिनट्स के अंदर। तो चलो जल्दी से बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। यार सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपको यह बात समझनी होगी कि आपको ना 2 इक्वेशन से डील करना है, और वो जो 2 इक्वेशंस के जनरल फॉर्म होने वाले ना, वो होने वाले हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक होने वाला है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी ये 2 इक्वेशन आप लोगों को मिलने वाली है। इसके बाद पहली इक्वेशन इस फॉर्मेट में जो कि मैंने लिख दी, दूसरी इक्वेशन इस फॉर्मेट में, क्योंकि यहां पर पेयर में अब जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना, वही वाला केस है। तो यहां पर जूते जोड़ी में लिए जाएंगे, यानी इक्वेशन जोड़े में ही है। तो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? आपके पास 1 1 है। ठीक है, इन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल है x और y, 2 वेरिएबल है x और y। अब यहां पर ध्यान से समझना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर हो सकते हैं। रियल यानी ये रैशनल भी हो सकते हैं। रियल का मतलब है कि ये रैशनल भी हो सकते हैं, और तो और इररैशनल भी हो सकते हैं। और जो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप टेस्ट कर लेना कोई भी इक्वेशन को कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो रहा। सिमिलरली a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, यानी बच्चों आपको यहां पर इक्वेशन के अंदर एक ऐसी वैल्यू, इक्वेशन के अंदर x और y वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, वो होते हैं सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा हम लोग। ठीक है, मैंने बोला एक काम करो, x प्लस y बराबर आप ले लो पहले तो 3। क्या ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, और x माइनस y बराबर आप ले लो कितना? 1। अब मैंने बोला कि यार एक ऐसी वैल्यू है, एक ना एक ऐसी वैल्यू तो है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने बोला क्या? देखो x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप लोग देखो तो ये क्या कहला जाएंगे? ये सॉल्यूशन कहला जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करते हैं। x बराबर 2 जब मैंने इसमें डाला और y बराबर 1 डाला तो 2 और 1 3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x बराबर 2 जब मैंने इसमें डाला, y बराबर 1 जब इसमें डाला तो 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ रहा है। दैट मींस ये क्या हो गए? ये सॉल्यूशन हो गए ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशन को, उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन कह देंगे गिवन इक्वेशंस के। बस सिंपल है। अब बात को अच्छे तरीके से समझना। अब बारी आती है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व के लिए आपके पास 2 तरीके के मेथड है। एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर आप कैसे चेक कर सकते हो दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है? तो उसके लिए भी आपके पास एक तरीका है। मान के चलते कि पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये। यार मेरे को ना ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा आलस आता है, बहुत ज्यादा लेंदी मेथड है ग्राफ बनाना। तो मैं डायरेक्टली अगर मुझसे पूछेगा कि मैं आपको सिर्फ 2 इक्वेशन दे रहा हूं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया और बोला कि मैं आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी या फिर पैरेलल करेंगी? अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो जानते हो ना, ऐसी लाइंस। ये रही एक लाइन, ओहो हो, हाँ ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस यानी बच्चों लाइन के ऊपर लाइन, ये एक लाइन है और दूसरी इक्वेशन की लाइन क्या है? दूसरी इक्वेशन की ये एक लाइन है, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन। और पैरेलल लाइंस तो आप लोगों को पता ही है ना, पैरेलल लाइंस ही है। एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन आपके पास ऐसी है, दूसरी इक्वेशन की लाइन आपके पास ऐसी है, रेल की पटरियों की तरह। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये कोइंसिडेंट, ये पैरेलल लाइन। अब आ जाओ, अगर आपको 1 नंबर में पूछ लिया कि भाई बताओ इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है,
तो उसके लिए ना आपके पास रिलेशन है, आपको कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करना होगा, यानी a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो, c1 अपॉन c2 निकालो। अब इन तीन रेशियो की मदद से आप सबसे पहले तो ये देखो, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है? अगर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है रेशियो बराबर, तो आप सीधा बोल देना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देंगी, या तो फिर अगर सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन आएगा इनका। कौन सी लाइंस का? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब भाई कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट एक सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कम से कम। कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं, एटलीस्ट एक होना चाहिए, यानी एक तो होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, चलेगा। लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब है एक तो होना चाहिए, और यहां पर एक है इसलिए हम इसको कंसिस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है? a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर आ रहा है और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर है, यानी ये तीनों के तीनों रेशियो आप देख पा रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तीनों के तीनों रेशियो अगर बराबर है तो आप सीधा बोल देना कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। और कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देती है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस क्या है भाई साहब? बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो हमने बोला एटलीस्ट अगर एक सॉल्यूशन देगा तो यहां पर कंसिस्टेंट बोलेंगे, तो एक तो देगा। मैंने बोला कि अब एटलीस्ट एक, तो ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारे भी दे सकता है, बहुत सारे यानी इंफिनिटी, इंफिनिटी यानी कंसिस्टेंट। तो यहां पर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली वाली जो ग्रीन लाइन है वो दूसरी ऑरेंज वाली लाइन पे डिपेंड कर रही है, ऑरेंज वाली जो लाइन है वो ग्रीन वाली लाइन पे डिपेंड कर रही है, यानी वो बोल रही है जहां जहां जाऊं तेरे पीछे पीछे आए। ग्रीन वाली और ऑरेंज वाली, जहां जहां जाऊं तेरे पीछे पीछे आए। बिल्कुल। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो यहां पर आपको बोलना है कि ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन तो नाराज है एक दूसरे से, वो नाराज है एक दूसरे से। अब नाराज है एक दूसरे से तो सिंपल सी बात है कि यार ये दोनों अगर गुस्से में है तो इनकी बात का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है दैट मींस वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? नो सोल्यूशन। एटलीस्ट एक सोल्यूशन यानी कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी बात आप लोगों को आ गई समझ में? आगे बढ़ा सकते हैं? ठीक है सर, आगे बढ़ा सकते हैं। देखो बहुत अच्छे तरीके से समझना, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐसा बता देता हूं। एक लाइन अगर आपके पास ये है तो दूसरी लाइन आप देख पा रहे हो कि दूसरी लाइन आपके पास ये है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अच्छा, जिस भी पॉइंट पर बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, जिस भी पॉइंट पे ये लोग मिल रही है ना, ये पॉइंट सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, ये पॉइंट सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। तो यूनिक सोल्यूशन है। जैसे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 7, दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 5y बराबर 11, तो ये यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब एक ही अनोखा सोल्यूशन आएगा। अब यहां पर पैरेलल लाइंस का केस समझो। पैरेलल लाइन के केस में अगर आपके पास एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन आप देख पा रहे हो, दूसरी लाइन आपके पास ये है। ठीक है, जैसे नो सोल्यूशन है क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है ना यार, कभी मिल ही नहीं रही, कभी मिल ही रही, कभी मिलेंगी। अगर एक दूसरे से नाराज रहेंगी तो इनकी बात का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। हाँ भाई, आप मिलो, मिल के बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो बात करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, उस बात का सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब तक मिलेंगी नहीं तब तक तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा ना, मिलेंगी तब सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन अभी नहीं मिल रही यानी कोई सोल्यूशन नहीं। तो आपके पास इक्वेशन ये रही। अच्छा, 10 को ना आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाना, क्योंकि C1 हमेशा लेफ्ट साइड में ही है, 0 होना चाहिए राइट साइड में, राइट साइड में 0 होना चाहिए, ये दोनों को भी लेफ्ट साइड में लेके आ जाना। ऐसे यहां पर इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक इक्वेशन अगर आपके पास ये वाली है ना, तो दूसरी इक्वेशन इसी के साथ साथ में, दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन इसी के साथ साथ में। समझ गए? ये सारी कंडीशंस आप लोग समझ गए। मैंने आपको पैरेलल भी बता दिया, इंटरसेक्टिंग भी बता दिया, कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में बता दिया। आ गया ना समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपके पास आ जाता है एल्जेब्रिक मेथड, यानी अभी हम लोग कौन सा वाला पढ़ रहे थे?
अभी हम समझ रहे थे कि हमारा ग्राफिकल मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ग्राफ बना के कर सकते हैं। अदरवाइज 1-2 नंबर में अगर उसने पूछ लिया कि आप मेरे को ये बताओ कि आपके पास इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, तो विद द हेल्प ऑफ रेशियो हम लोग ये चीज भी बता सकते हैं। अब एल्जेब्रिक मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड आपके पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर ट्यूशन में पढ़ा था, अरे मैंने बोला मैं स्कूल में ही पढ़ा दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये भी तो तुम्हारा एक स्कूल ही है। आ जाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा ध्यान से अगर देखोगे, एक इक्वेशन है x + 2y = 3, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 7x - 15y = 2। आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो और मुझे आप यहां पर बताओ कि आपको सबसे ज्यादा आसान कौन सी इक्वेशन लग रही है। सर जी पहली इक्वेशन में से और दूसरी इक्वेशन में से सबसे ज्यादा आसान सर मुझे पहली वाली लग रही, तो मैंने बोला ठीक है पहली इक्वेशन को उठा लो। राइटिंग वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, यानी क्या, यानी इस इक्वेशन को उठाया, अब यहां पर क्या करा, आप यहां तो x की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से कि y की वैल्यू निकाल सकते हो। सर x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते, कैसे सर, 2y को राइट साइड भेज के। क्या बोला मैंने, सर 2y को राइट साइड भेज देंगे, 2y को राइट साइड भेज दिया तो 3 - 2y हो गया। अब इसी x की वैल्यू आपने इससे निकाली, अल्टीमेटली ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, तो आप खुद सोचो क्या इसी को आप पहली इक्वेशन में रखोगे, अरे भाई साहब निकाला ही इधर से, तो इधर डाल के क्या करोगे, तो हमने x की वैल्यू को निकाला इसलिए ताकि हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर पाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है कि भाई एक से निकालो दूसरे में डालो, यही तो है सब्स्टिट्यूशन, एक से निकालो दूसरे में डालो। तो x की वैल्यू 3 - 2y आपको इसके अंदर डालना है। 7 का 7 आ गया, x की जगह पे 3 - 2y रख दिया, -15y = 2। पूरा सॉल्व किया, 7 3 = 21, 7 2 = 14y, -15 = 2। ये हो जाएगा आपके पास -29y। 21 को राइट साइड भेजा, 2 - 21 -19। देखो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपके पास आ गया 19/29। ये हो गया, ठीक है सर ये हो गया। अब जैसे ही आपके पास ये हो गया ना बच्चे, आपको y की वैल्यू उठा के सीधा किस में डालना है, इस इक्वेशन में डालना है। किसी में भी डाल सकते हो आप, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो। अल्टीमेटली ये तीनों एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो y की वैल्यू 19/29 उठा के जब आपने इसमें डाला तो 3 - 2 × 19/29 बराबर आपके पास इतना आ गया। तो देखो आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी नहीं और। मजा आया पक्का। अब आ जाओ दूसरा मेथड देख लेते हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब यार ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखो मैं बताता हूं अच्छे से। मान के चलते कि आपके पास एक इक्वेशन है 9x - 4y = 2 और वहीं दूसरी इक्वेशन है 7x - 3y = 2। भाई साहब इन दोनों इक्वेशन को तो पहले आप अच्छे तरीके से देखो, इनसे थोड़ा बात करो। 9x - 4y = 2, 7x - 3y = 2, ठीक है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब मैंने सोचा कि अगर मैं x या फिर y दोनों में से किसी भी एक कोफिशिएंट्स को बराबर कर दूंगा, दोनों इक्वेशन में x या तो फिर y दोनों में से किसी भी एक कोफिशिएंट को बराबर कर दूंगा, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे क्या करना चाह रहा हूं मैं, आप समझो। मैंने ये सोचा कि 9 और 7 मैंने सोचा एक काम करते हैं, 9 9 3 = 21 है ना, 9 18 9 3 = 27 और 9 4 = 36, ठीक है। तो 9 और 7 का जब मैंने एलसीएम लिया ना, तो मेरे को थोड़ा सा लंबा समझ में आया कि यार बहुत ज्यादा लंबा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने देखा 4 और 3 में, तो मैंने सोचा यार कि मैं y के कोफिशिएंट्स को सेम कर सकता हूं। तो मैंने सिंपल सा क्या करा, इस 3 का मल्टीप्लाई, सुनना बच्चों, इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने इस इक्वेशन में कर दिया और इस 4 का मल्टीप्लाई मैंने इस इक्वेशन में कर दिया। अब आप समझो ध्यान से, 9 3 = 27x, 4 3 = 12y, 3 2 = 6 और ऐसे ही 7 4 = 28, 4 3 = 12y, 4 2 = 8। ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी, क्योंकि ये पहली और ये दूसरी थी। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ये वाली इक्वेशन को ना ये वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 28 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे करो, ऐसे। आपको सबसे पहले ये पार्ट लिख देना है, क्या करना है, आपको सबसे पहले 28x - 12y, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये पार्ट, 27x - 12y, ठीक है, बराबर आपके पास 8 - 6, बराबर आपके पास 8 - 6।
28 माइनस 27 आपके पास हो गया x, 12y प्लस 12y 0 हो गया, ठीक है। 8 माइनस 6 कितना होगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू 2 आ गई। ये चीज आपके पास हो गई सर। अब इसी x की वैल्यू को उठा के चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, कोई भी इक्वेशन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ रहे हो आप बात को? हमने एक टर्म को एलिमिनेट कर दिया, हमने एक टर्म को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, काट दिया। अच्छा, एक तरीका और होता है, वो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को समझा के तो रहूंगा यार। आप दोनों इक्वेशन को उठाओ, देखो 27x माइनस 12y बराबर आपके पास हो गया 6। दूसरी इक्वेशन हो गई 28x माइनस 12y बराबर हो गया आपके पास 8। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, जैसे सिंपल सी बात है, बाहर एक माइनस है, यहां पर एक माइनस रहता, छुपा हुआ आपके पास एक माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। यानी अब ये जो 28 है ये माइनस का है, ये जो 12 है ये प्लस का है, ये जो 8 है ये माइनस का है। 27 माइनस 28 तो माइनस का x, माइनस 12 प्लस 12 तो कैंसिल हो गया, 6 माइनस 8 माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 2 आ गई, काम खत्म। x की वैल्यू 2 को उठाओ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, किसी में भी डालो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया? आसान है, पक्का, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास एल्जेब्रिक मेथड में स्टेप 2 भी है। क्या? इफ वी ऑब्टेन ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका क्या सेंस है? इसका ये सेंस है कि आपको अगर सॉल्व करते टाइम, आपको अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम x और y की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, इफ वी ऑब्टेन ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी कि अब समझो बात को, अब समझो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ना इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप बोलोगे ठीक है सर सॉल्व किया, लेकिन सर मैं कहीं ना कहीं x और y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, सेम टू सेम ही निकल रही है। मैं x और y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, सेम टू सेम ही निकल रही है। दैट मींस ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइटली यानी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इन इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, इन इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। समझे क्या? समझ गया सर। तो ये हो गया। If we obtain false statement involving no variable, then the original pair of equation has no solution. अब अगर x और y की वैल्यू निकल ही नहीं पा रही है, फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है, दैट मींस उन इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, यानी पैरेलल लाइंस। यहां पर जो बात की गई है वो की गई है कोइंसिडेंट लाइंस की, और यहां पर जो बात की गई है वो की गई है पैरेलल लाइंस की। सर मैं इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाया, मैंने बोला मुझे पता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको खुद से मैं जो बोल रहा हूं वो करना। आपको ट्राई करना है इस इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना, इस इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना, और मुझे x और y की वैल्यू कमेंट्स में बताना। आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना? आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, सारे नोट्स वहां पर शेयर हो जाएंगे। फाइंडिंग अननोन वैल्यू ऑफ k। अब यहां पर अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको एक कंडीशन देके रखिए, क्या? कि यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब अगर आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो कंडीशन मत भूलना कि बहुत सारे सॉल्यूशंस है यानी ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है यानी कोइंसिडेंट लाइंस के होते हैं, तो यहां पर आ जाओ। कोइंसिडेंट लाइंस का तो रेशियो का रिलेशन भी है कि यहां पर तीनों के तीनों रेशियो बराबर होते हैं। इसके बाद हमने क्या बोला? इसके बाद हमने बोला कि यार ये तो बढ़िया बात हो जाएगी, तो हमने क्या बोला? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। इसके बाद a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। लेफ्ट साइड आओगे माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैंने ये लिख दिया। अब हमने क्या बोला? अब हमने सिंपल सी एक बात बोली कि अगर आप इधर दोनों को ही बराबर रख लोगे ना, इन दोनों को ही जब आप बराबर रख लोगे ना, तो भी k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 3 1 3, 3 2 6, 2 2 हो जाएगा आपके पास 4 बराबर k प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k प्लस 2। k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2। k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2। अच्छा, अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन का बोल रही है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है इनका। आपके पास अब ये दोनों इक्वेशन है और कंडीशन देके रखिए कि आपके पास इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है यानी पैरेलल लाइन से, देखो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है यानी पैरेलल लाइन से यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो आपको बस यही कंडीशन लगानी है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो कौन ही बेवकूफ होगा जो इसको लेगा? हम तो इतने पार्ट से ही काम कर लेंगे ना, हम तो इतने ही पार्ट से काम कर लेंगे ना, समझ में आया? बस इधर से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -9/4, सिंपल सी बात है। ऐसे ही एक तरीका और है आपके पास, वो क्या है? वो है आपके पास ये देखो, अब आपके पास दो इक्वेशंस है और इन दोनों इक्वेशन के आपके पास क्या है बच्चों? इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है। इन दोनों इक्वेशन के क्या है? इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन यानी सर a1 अपॉन a2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखो यूनिक सॉल्यूशन है, समझना, यूनिक सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन कह दो या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन कह दो, बात एक ही है। इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे वो देखो, यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, 2 बाय k इज नॉट इक्वल्स टू 3 बाय -6। पूरा सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू -4 के बराबर नहीं आ रही है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k अदर देन -4, यानी k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -4 नहीं हो सकती। k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -4, कोई भी रियल नंबर लेकिन -4 को छोड़ के। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां से अब आपके पास क्या है? इंपॉर्टेंट से वर्ड प्रॉब्लम्स है, जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम्स में नजर मार लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 4 चेयर्स और 3 टेबल की कॉस्ट इतनी है, 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट आपके पास इतनी है। ठीक है, आपको कॉस्ट निकालनी है 1 चेयर की और 1 टेबल की। मैंने बोला लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी x और कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी y। पहले हमने 4 चेयर और 3 टेबल खरीदी यानी 4x प्लस 3y, और ये कॉस्ट ही तो आया बच्चे। देख, 1 चेयर की कॉस्ट x है, 4 चेयर की कॉस्ट 4x हो जाएगी, 1 टेबल की कॉस्ट y है, 3 टेबल की कॉस्ट 3y हो जाएगी। हमने दोनों के मिला के उसको 2100 रुपीज दे दिए, यानी चेयर के कॉस्ट के भी और टेबल के कॉस्ट के भी, दोनों की कॉस्ट को मिला के 2100 हमने उसको दे दिया। वही हमने देखा कि 5 चेयर और 2 टेबल, यानी 1 चेयर की फिर से कॉस्ट x है, 2 टेबल की कॉस्ट y है, मतलब 1 टेबल की कॉस्ट y है, तो 5 चेयर की 5x, 2 टेबल की 2y, दोनों की कॉस्ट को मिलाया तो आपके पास 1750 हो गया यहां पर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के, काम खत्म हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा ये वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आपको बोला है एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, यानी एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो, इन अ 2 डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। अगर 27 इज एडेड द नंबर है ना टू द नंबर, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। देखो दुनिया का कोई भी 2 डिजिट का अगर नंबर होता है, जैसे मैंने बोला 27, तो उसके पास यूनिट डिजिट होगा और एक उसके पास 10th डिजिट होगा, हाँ या ना? लेकिन आपको यह पता है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे है? हाँ सर बिल्कुल पता है कि 10 का मल्टीप्लाई आपको 10th डिजिट के साथ करना पड़ता है, प्लस आपको यूनिट डिजिट करना पड़ता है। 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ प्लस यूनिट डिजिट, जैसे ये 27 जो आपको बना है ना, ये कैसे बना है कि 10 का मल्टीप्लाई आप 10 के साथ करो यानी 2 के साथ करो, और प्लस कर दो आप यूनिट डिजिट यानी 7 को, तो देखो 10 2 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। ऐसे बनता है कोई भी 2 डिजिट का नंबर। मैंने बोला कि हम लोग इसमें से यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं और 10th प्लेस को y मान लेते हैं, तो उस हिसाब से नंबर क्या हो जाएगा? इन दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर? 10y प्लस x, 10y प्लस x। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ प्लस यूनिट डिजिट। अच्छा, अब 2 डिजिट नंबर में जो यूनिट डिजिट है ना वो 2 गुना है 10s के, जो यूनिट डिजिट है ना वो 2 गुना है 10s के, तो x बराबर 2y। पहली इक्वेशन आपको नजर आ गई होगी। आ जाओ दूसरी में चलते हैं। अगर 27 को हमने ऐड करवाया नंबर में, नंबर क्या है? नंबर है 10y प्लस x। इसी नंबर में हम 27 को ऐड करवा रहे हैं, इसी नंबर में हम लोग 27 को ऐड करवा रहे हैं, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी भाई साहब ये नंबर है तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा?
यानी जो यूनिट है वो टेंस के साथ, जो टेंस है वो यूनिट के साथ, यानी 10x प्लस वाई हो जाएगा ये, तो 10x प्लस वाई आ गया। ऐसे यही करना है। एक इक्वेशन आपको यहां से बनेगी, एक इक्वेशन तैयार बैठी है, बस x की वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना, y आ जाएगा, y की वैल्यू सीधा इधर डाल देना, x आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये लोग आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया? आ जाओ, अब एज के ऊपर क्वेश्चन है, क्या बोलता है? अगर 2 गुना सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70, बट इफ ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू द सन्स एज, द सम इज 95। हम लोगों को फाइंड करना है एजेस ऑफ फादर और सन। तो मैंने बोला भाई साहब कि पिताजी की एज को x ले लेते हैं और बेटे की एज को हम लोग y ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है। ट्वाइस द सन्स एज, ट्वाइस द सन्स एज यानी 2y, ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर्स एज, फादर्स एज यानी x, तो फादर की एज और 2 गुना बेटे की एज मिलाएंगे ना, तो हम लोगों को उनका सम मिल रहा है 70। पहली इक्वेशन तैयार हो गई। मगर ट्वाइस द फादर्स एज, ट्वाइस द फादर्स एज, 2 गुना पिताजी की एज का इज एडेड टू द सन्स एज, यानी बेटे की एज में अगर मिलाएंगे तो हमें सम मिलेगा 95। ये दोनों इक्वेशन मिल गई, दोनों को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आसान है? आसान है सर। आ जाओ, अब हमारे पास क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा आसान है। क्या बोलता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये दूसरी है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। आ जाओ जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग, तो हम तो कलाकार बैठे। a1 अपॉन a2 निकाला तो 1/-3 यानी -1/3, ठीक है। b1/b2 निकाला तो 2/-6, 2/-6 यानी -1/3। अच्छा, c1/c2 निकाला तो 5/1, 5/1 यानी बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? a1 अपॉन a2 बराबर तो आ रहा है b1 अपॉन b2 के, पर वो c1 अपॉन c2 के न जाने बराबर क्यों नहीं आ रहा। और अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है ना, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप ये बात समझ के चलना कि ये इंटरसेक्टिंग का केस नहीं है, ये पैरेलल का केस है। बोले सर पैरेलल का है? हाँ जी, ये पैरेलल का केस है। और पैरेलल में आपके पास क्या होता है? पैरेलल में तो आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता, पैरेलल में तो आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता। यूनिक, एग्जैक्टली दो, इनफाइनाइटली मेनी, या फिर नो, तो कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं आता। नो सॉल्यूशन है इसका। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहां पर आप लोग देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन, ये वाली और दूसरी वाली रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन हम लोग जानते हैं कि a1 अपॉन a2 जहां पर b1 अपॉन b2 के बराबर होता है और b1 अपॉन b2 भी c1 अपॉन c2 के बराबर होता है। ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है। इसमें a1 आपके पास 3 है, b1 आपके मतलब a2 आपके पास 6 है, b1 आपके पास -1 है, b2 आपके पास -k है, -k है। बस तो यहीं से आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 1/2, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। या आसान लग रहा है क्या? हाँ सर आसान तो लग रहा है। अब आ जाओ जरा तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ द लाइंस ये वाली और ये वाली आर पैरेलल देन द k की वैल्यू, आसान है पक्का। देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1 आपके पास कितना है? 3, और a2 आपके पास कितना है? 2, बराबर b1/b2 कितना है? 2k अपॉन कितना हो जाएगा? 5। यहीं से ही आपके पास आ जाएगा, ये लेने की जरूरत ही नहीं। क्यों लूं अगर बराबर ही नहीं है तो 5 3 15 इज इक्वल्स टू 2 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 4k। तो यहीं से ही आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/4। ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्व, 15/4। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये वाली और ये वाली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस की तो कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये इसकी कंडीशन होती है। लगा लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, एक इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब किसकी बात कर रहा है? कोइंसिडेंट लाइंस की, क्योंकि डिपेंडेंट है ना। एक इक्वेशन दूसरी वाली पे डिपेंड कर रही है, यानी जहां जहां जाऊं तेरे पीछे पीछे आए, है ना। जहां जहां एक इक्वेशन जाएगी दूसरी इक्वेशन भी बोलेगी भाई मैं भी तेरे पीछे पीछे ही तो आऊंगी। एक इक्वेशन आपको देके रखिए ये, तो दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है? आप हर इक्वेशन में देखना, अगर आपको ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करके दे रहा है, यानी दूसरी इक्वेशन आपके पास वही होगी। एक इक्वेशन ये, दूसरी ये,
एक इक्वेशन वो दूसरी है, एक इक्वेशन मेन दूसरी है, एक इक्वेशन वो दूसरी है। जिनमें भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, दैट मींस वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? 5 क्वेश्चंस भी यहां पर कर लिए, तो आई होप आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक बात और, इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक कर दो, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बस क्या ही है, कुछ भी नहीं है, शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।